बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। क्या है इस टेप में? इमरान ने पूछा। पहले सुन लो इसे, फिर पूछना, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान उठा और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। उसने स्पेशल रूम से टेप रिकॉर्डर उठाया और वापस ड्राइंग रूम में आकर उसने टेप रिकॉर्डर को मेज़ पर रखा और रोज़ी रास्कल का टेप उठाया और उसे रिकॉर्डर में एडजस्ट किया और फिर टेप का बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो कारमन नजाद है। T1 बोल रहा हूँ। एक और आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा मुकामी था। ओह, आप? क्या ये कॉल महफूज है? पहले ने कहा। हाँ, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि टारगेट की अहमियत की वजह से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। हॉल से पहले एक राहदारी में सर्च मशीनें नस्ब की गई हैं, लेकिन मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं और मैं ना ही मेकअप चेक करने वाली मशीन है और ना ऐसी मशीन है जो CM को चेक कर सके। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो CM में बंद है, इसलिए तुम पूरी तरह इत्मीनान रखना। किसी किस्म की घबराहट से तुम पर शक भी हो सकता है और ऐसी सूरत में तुम्हारी जामा तलाशी भी ली जा सकती है। मकामी आदमी ने कहा। ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो मैं भी मुतमईन हूँ, कारमन नजाद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पूरी होशियारी से मिशन मुकम्मल करना। विश यू गुड लक, मुकामी आदमी ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये किन के दरमियान बातें हो रही थीं? इमरान ने इस बार इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, क्योंकि इस गुफ्तगू में बहरहाल हॉल और उससे बाहर राहदारी, उसमें नस्ब मशीनरी और टारगेट और मिशन के अल्फाज से वो ये तो समझ गया था कि ये बातचीत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हो रही है और ये उसकी इख्तितामी नशिस्त के बारे में है जो इस वक्त जारी थी। इसलिए उसके लहजे में खुद ब खुद टाइगर की तरह तशवीश के आसार उभर आए थे, क्योंकि इस टेप से मालूम होता था कि वाकई गड़बड़ मौजूद है। जिसने कॉल रिसीव की है वो मार्शल है, असलम किंग के बाद फायर सिंडिकेट का नया सरबराह। रोज़ी रास्कल ने उसी तरह मुस्कुराते हुए और इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मार्शल? ओह हाँ, मैंने सुना था कि वो कारमन नजाद है और बोलने वाले का लहजा बता रहा है कि वाकई कारमन नजाद है। दूसरा कौन है? इमरान ने होंठ चुबाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर भी बेख्तियार जलजले के आसार नमूदार हो गए थे। दूसरे का नाम ठाकुर है और काफरिस्तान का एजेंट है, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह वेरी सैड। कहाँ है ये मार्शल और ठाकुर? इमरान ने वाकई वहशत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसे बखतरे का भरपूर और हकीकी एहसास हो गया था। मार्शल किसी के मेकअप में इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है और ये भी बता दूं कि उसके पास X01 रेस पिस्टल है, जिससे निकलने वाली शुआ इंसानी आंख नहीं देख सकती और ना ही उससे फायर होते वक्त कोई धमाका होता है और ना आवाज़ निकलती है। बस सदर पाक एशिया के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे, रोज़ी रास्कल ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। X01 रेस पिस्टल? ओह वेरी सैड। जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ। किस मेकअप में है मार्शल? जल्दी बताओ, वरना पाक एशिया के सदर वाकई हलाक हो जाएंगे। इमरान ने चीखते हुए कहा। मुझे क्या मालूम? मुझे तो टाइगर ने कहा था कि मैं मालूमात हासिल करूं और मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। अब ये काम तुम खुद ही करो, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। सुनो रोज़ी रास्कल, ये वक्त मजाक करने का नहीं है और ना ही इतना वक्त है कि तुम पर जिरा करके तुमसे सब कुछ मालूम किया जाए। पाक एशिया के सदर की जान शदीद खतरे में है और काफरिस्तान इसलिए सदर की जान लेना चाहता है ताकि पाक एशिया को तरक्की से रोका जा सके। इसलिए जो कुछ तुम्हें मालूम है जल्दी से बताओ, एक एक लम्हा कीमती है। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। सॉरी, मैंने जो कुछ बताना था बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। रोज़ी प्लीज़, टाइगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम तो कहते थे कि तुम्हारा उस्ताद बड़ी सलाहियतों का मालिक है। मेरी मिन्नत करने की बजाय उसे कहो कि खुद जाकर सब कुछ मालूम करे, रोज़ी रास्कल ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, वो यकलख्त चीखती हुई उछलकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। नीचे गिरते ही रोज़ी रास्कल ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उठकर बिजली किसी तेज़ी से उसकी गर्दन पर पैर रखा और फिर पैर को मोड़ दिया तो उठने की कोशिश करती हुई रोज़ी रास्कल का जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। आंखें बाहर को निकल आई थीं। उसके मुंह से खरखराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। टाइगर होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। बताओ, सब कुछ बताओ, इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा। पैर हटा लो, मैं मर जाऊंगी। मैं बताती हूँ मैं।
रोजी रास्कल ने भीचे भीचे लहजे में कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्फाज उसकी हलक से इंतहाई मुश्किल से निकल रहे हों। तो इमरान ने पैर हटाया और झुककर रोजी रास्कल को बाजू से पकड़ा और उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम पर यह हरबा इस्तेमाल करूं, लेकिन वक्त बेहद नाजुक है। जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। रोजी रास्कल ने पहले तो दोनों हाथों से अपना गला मसला। उसके चेहरे पर अभी तक तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है? रोजी रास्कल पर? तुमने? अचानक रोजी रास्कल ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। इमरान अभी तक खड़ा था। दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है, इस तरह रोजी रास्कल का बाजू घूमा, लेकिन दूसरे लम्हे रोजी रास्कल एक बार फिर चीखती हुई हवा में उछली और कलाबाजी खाकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान ने उसके बाजू को रास्ते में ही न सिर्फ रोका था, बल्कि उसने दूसरे हाथ से उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उछालकर फर्श पर पटक दिया था। रोजी रास्कल ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म साकित पड़ा हुआ था। वो हरकत ही ना कर रही थी। ये क्या हो गया है? ये मेरा जिस्म। रोजी रास्कल के हलक से खौफजदा सी आवाज़ निकली। आखिरी बार कह रहा हूँ रोजी रास्कल, ये सब कुछ बता दो, वरना अभी तुम्हारी रूह भी बोल पड़ेगी, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो जाओगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो, मैं बताती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। काफिरिस्तान की साजिश मैंने नाकाम बना दी है। फॉर गॉड सेक, मुझे माफ़ कर दो। न जाने तुमने क्या किया है, मैं उंगली भी नहीं हिला सकती। रोजी रास्कल उंगली भी नहीं हिला सकती, अचानक रोजी रास्कल ने रोते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। शायद अपनी बेबसी पर वो रो रही थी। इमरान ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और इस बार एक झटके से उठाकर उसने उसे वापस सोफे पर बिठाया। ओहो, ये क्या जादू है? अब तो मेरा जिस्म हरकत करने लगा है। ये क्या है? रोजी रास्कल ने एक बार फिर दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ मरूबियत के तासुरात नुमाया थे। जल्दी बताओ रोजी रास्कल, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, जल्दी बताओ सब कुछ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बताती हूँ, फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया था। मैं भी पाक एशिया की शहरी हूँ और मैं भला ये बर्दाश्त कर सकती थी कि काफिरिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो जाए, रोजी रास्कल ने कहा। जल्दी बताओ, तफसील बताओ, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मार्शल ने कारमन वफ्द के सरबराह सर आस्टर का मेकअप किया हुआ है। कल जब कॉन्फ्रेंस की नशिस्त ख़त्म हुई तो रात को कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में डिनर था। मार्शल पहले से तैयार होकर वहां पहुंच चुका था। ठाकुर के आदमी भी तैयार थे। सर आस्टर दावत के दौरान जब बाथरूम गए तो ठाकर के आदमियों ने उन्हें बेहोश करके अगवा कर लिया और उसकी जगह मार्शल ने ले ली, और फिर वो सर आस्टर के मेकअप में होटल अपने कमरे में पहुंच गया, जबकि सर आस्टर को ठाकर ने अपने अड्डे पर रख लिया। सर आस्टर के कमरे में पहले ही रेस पिस्टल एक मखसूस कपड़े के गुलाफ में लपेट कर रख दिया गया था, और फिर मार्शल उसे जेब में डालकर कॉन्फ्रेंस में चला गया और अभी वहीं मौजूद है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उस रेस पिस्टल की जगह उस कपड़े में खिलौने वाला रेस पिस्टल रख दिया है, और इस वक्त मार्शल के पास वही खिलौने वाला रेस पिस्टल है। असल पिस्टल मेरे पास है, रोजी रास्कल ने कहा। तो इमरान ने बिजली किसी तेज़ी से हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राव सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, राव सिकंदर साहब। कारमन वफद के सरबराह सर आस्टर के मेकअप में काफिरिस्तानी एजेंट मार्शल हॉल में दाखिल हो चुका है। उसके पास X01 रेस पिस्टल एक खसूसी मटेरियल के कपड़े में लिपटा हुआ मौजूद है। वो सदर साहब को निशाना बनाना चाहता है। आप फ़ौरन हॉल में जाएं और सर आस्टर को वहाँ से बाहर ले आएं, और उसके बाद उसका मेकअप चेक करें और उससे असलहा बरामद करें, जल्दी करें, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन सर, राव सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ के नुमाइंदा खसूसी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वो मुझे इतला मिल चुकी है कि उसके रेस पिस्टल को खिलौने पिस्टल में तब्दील कर दिया गया है ताकि वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर सके। लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई और असलहा भी हो। जल्दी करें, मैं 15 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। ये काम इस तरह करे कि कॉन्फ्रेंस भी डिस्टर्ब ना हो और मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाए। हरी अप, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त वाकई वहशत सी नाच रही थी। वो दिल ही दिल में अपने आप को मलामत कर रहा था कि वो यहाँ इत्मीनान से बैठा हुआ है और काफिरिस्तानी एजेंट इस कदर होलनाक खेल इस तरह खुलेआम खेल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि रोजी रास्कल ने बोलना चाहा। खामोश रहो, इमरान ने उसे बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार सहम सी गई। इमरान बार बार घड़ी देख रहा था। उसे एक एक लम्हा भारी पड़ रहा था।
لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ خود وہاں جا کر کارروائی کرتا، اس لیے اس نے راؤ سکندر کو کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر جاتا اور خود جا کر یہ کارروائی کرتا۔ جب 15 منٹ پورے ہو گئے تو عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سیکیورٹی آفس، ایک اور آواز سنائی دی۔ راؤ سکندر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ مصروف ہے جناب۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کوئی جواب دیے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ نان سینس، اتنی دیر لگا دی، ابھی کارروائی مکمل نہیں کی؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس نے گھڑی دیکھنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے راؤ سکندر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی بے چین لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کی اطلاع درست نکلی ہے۔ سراسٹر کے روپ میں دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس ریز پسٹل بھی تھا، لیکن وہ کھلونا تھا، اصل نہیں تھا۔ میں نے اسے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اس کھلونے پسٹل کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی پسٹل نہ تھا جناب، راؤ سکندر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے راؤ سکندر کی بات سن کر اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ کیسے کارروائی کی ہے؟ تفصیل بتائیں، عمران نے پوچھا۔ سر، آپ کے حکم پر میں 2 اسسٹنٹ سمیت ہال میں گیا، وہاں ہال بھرا ہوا تھا، سراسٹر کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سراسٹر سے کہا کہ ان کا فون آیا ہے، وہ فون روم میں فون سن لیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ساتھ والی خاتون نے کہا کہ وہ فون سن لیں، چنانچہ وہ بادرے ناخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں انہیں علیحدہ بنے ہوئے فون روم میں لے گیا، اور پھر ہم نے انہیں بے ہوش کیا اور فون روم کے عقبی دروازے سے نکال کر سیکیورٹی چیکنگ روم میں لے گئے۔ ان کی تلاشی فون روم میں لی گئی، لیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس پر میں واپس گیا اور میں نے جا کر ان کی سیٹ کے ڈیسک کی تلاشی لی تو ڈیسک کے خانے میں ایک عجیب رنگ کے عجیب سے مٹیریل کا بنا ہوا غلاف اور اس کے ساتھ ہی کھلونا ریز پسٹل مل گیا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سراسٹر ابھی آ رہے ہیں، اور پھر میں وہ سامان لے کر سیکیورٹی چیکنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں میرے اسسٹنٹ نے ان کا میک اپ چیک کیا، واقعی سراسٹر کی جگہ دوسرا آدمی نکلا، لیکن وہ بھی کارمن نژاد ہے۔ راؤ سکندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش تو نہیں آیا ابھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی وہ بے ہوش ہے، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ میرا آدمی تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اس کا نام ٹائیگر ہے، تم اسے اس کی تحویل میں دے دو تاکہ وہ اسے میرے پاس پہنچا دے، عمران نے جواب دیا۔ جناب، پھر سراسٹر کو میں کیسے پیش کروں گا؟ راؤ سکندر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم چیف سیکیورٹی آفیسر ہو اور تمہاری سیکیورٹی کے دوران ایک آدمی اسلحہ سمیت اندر داخل ہو گیا، جبکہ اس نے نشانہ بھی صدر صاحب کو بنانا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہارا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم سے جو بھی سراسٹر کے بارے میں پوچھا ہے، تم اسے کہہ دینا کہ اسے سیکرٹ سروس کے چیف نے بلوایا ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ مزید حوالے کے لیے تم سیکرٹری وزیر خارجہ سر سلطان کا نام لے لینا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ میں تو تمہیں کورٹ مارشل سے بچانا چاہتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، راؤ سکندر نے فوراً ہی کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر، تم فوری طور پر کانفرنس ہال کے سیکیورٹی آفس جاؤ اور راؤ سکندر چیف سیکیورٹی آفیسر سے مارشل کو وصول کرو اور اسے رانا ہاؤس پہنچا دو۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی ٹائیگر کے ساتھ جاتی ہوں، روزی راسکل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، ابھی تم سے تفصیلات معلوم کرنی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو روزی راسکل خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ٹھاکر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں سمیت میرے روز کلب کے نیچے تہہ خانے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، میرے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، روزی راسکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو اٹھو، کار میں تم تفصیلات بتاتی رہنا، اس ٹھاکر کو اور اس کے آدمیوں کو بھی رانا ہاؤس پہنچانا ضروری ہے، عمران نے کہا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو روزی راسکل بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کافرستان کے وزیر اعظم اپنے خصوصی آفس میں بیٹھے سامنے رکھے ہوئے ٹی وی پر پاک ایشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کی براہ راست نشر ہونے والی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جس وقت سے کانفرنس کی اختتامی نشست کا آغاز ہوا تھا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات منسوخ کر دی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کانفرنس کے دوران پاک ایشیا کے صدر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ مکمل ہونا ہے، اور یہ منصوبہ انہوں نے اپنے طور پر تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کے بارے میں ان کی ذات کے علاوہ اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ کافرستان کے صدر بھی اس سے بے خبر تھے۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کافرستان کی کسی ایجنسی کی خدمات حاصل نہ کی تھی۔
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کا یہ پیچیدہ اور گہرا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا۔ راجیش پٹیل ان کی سیاسی پارٹی کا عہدیدار تھا۔ بظاہر وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا، لیکن وہ زیر زمین سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ اس کا اصل دھندا ترقی یافتہ ممالک سیاسی ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کی فروختگی تھا، جسے سیکرٹ رکھا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے خفیہ اور انتہائی تربیت یافتہ گروپ بنا رکھا تھا۔ ایک کیس کے دوران راجیش پٹیل کے گروپ کا ایک آدمی پکڑا گیا تھا، تو راجیش پٹیل نے اسے چھڑانے کے لیے وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور پھر وزیر اعظم سے اس کے تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وزیر اعظم کو اس کے اصل بزنس کا علم ہو گیا، تو انہوں نے اس منصوبے میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے راجیش پٹیل کا انتخاب کر لیا، اور راجیش پٹیل نے واقعی اپنا کردار انتہائی مہارت سے ادا کیا تھا۔ اسی طرح ٹھاکر راجیش پٹیل کی طرح کا ایک اور سمگلر گروپ کا چیف تھا، اور وہ یہ کام سرکاری سرپرستی میں کرتا تھا، کیونکہ حکومت کافرستان کو اپنی لیبارٹری کے لیے بعض اوقات ایسی معدنیات کی ضرورت پڑتی تھی جو فروخت نہ کی جاتی تھی، اور ٹھاکر یہ معدنیات ترقی یافتہ ممالک کی لیبارٹریوں سے چوری کر کے حکومت کافرستان کو سپلائی کرتا تھا۔ ٹھاکر چونکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا سے بھی قیمتی سائنسی معدنیات چوری کرتا تھا، اس لیے اس نے پاک ایشیا میں بھی باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم نے مشن کے آخری مرحلے میں ٹھاکر کو پاک ایشیا میں کی جانے والی ساری کارروائی کا سربراہ بنا دیا تھا، اور انہی کی وجہ سے اب مشن کی تکمیل ہونے والی تھی، اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا کہ پاک ایشیا کے صدر کے سر پر موت کا بھیانک سایہ منڈلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھیوں کی انتہائی ماہرانہ منصوبہ بندی کی وجہ سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی مطمئن ہو چکی تھی کہ اس نے کافرستان کا مشن ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی نظریں ٹی وی کی اسکرین پر تھیں، اور ذہن مسلسل یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے بعد پاک ایشیا کو کتنا خوفناک نقصان پہنچے گا۔ ان کا روسیائی مسلم ریاستوں اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر بلاک بنانے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، کیونکہ پاک ایشیا کے موجود صدر کو ذاتی طور پر تمام مسلم ممالک میں انتہائی احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے اس بلاک کے قیام میں درپیش تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ کانفرنس ہال میں اسے کاربن وفد کی نشستیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ انہیں بتایا جا چکا تھا کہ فائر سینڈیکیٹ کا موجودہ سربراہ کارمن نژاد مارشل وفد کے سربراہ سراسٹر کے روپ میں مخصوص ریس پیٹر سمیت ہال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس وقت ان کی نظریں مارشل پر جمی ہوئی تھیں۔ کانفرنس میں مقالے پڑھے جا رہے تھے، جبکہ آخر میں صدر پاک ایشیا نے اختتامی خطاب کرنا تھا، اور وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت مارشل ان پر فائر کرے گا۔ اس لیے وزیر اعظم کو بے چینی سے صدر کے خطاب کا انتظار تھا کہ اچانک 3 آدمی جنہوں نے سیکیورٹی کی یونیفارمز پہن رکھی تھی سراسٹر کے قریب آئے، اور ان میں سے ایک نے جھک کر سراسٹر سے بات کی۔ چند لمحوں بعد سراسٹر اٹھے اور ان آدمیوں کے ساتھ کانفرنس ہال کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اس کے وفد کے باقی اراکین مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ سراسٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ادھیڑ عمر خاتون بھی چونکہ مطمئن بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے وزیر اعظم بھی مطمئن تھے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیکیورٹی کے 2 افراد واپس آئے، اور انہوں نے سراسٹر کے ڈیسک کی تلاشی لی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا تھیلا تھا۔ ڈیسک کی تلاشی لے کر وہ واپس چلے گئے۔ چونکہ ڈیسک کے سامنے ان کی پشت تھی، اس لیے وزیر اعظم یہ نہ دیکھ سکے کہ ڈیسک کی تلاشی کے دوران کچھ ملا ہے یا نہیں۔ چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی وفد کی خاتون ابھی تک مطمئن بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ بھی مطمئن تھے۔ لیکن جب کافی دیر بعد سراسٹر، جس کے روپ میں مارشل تھا، واپس نہ آیا، تو وزیر اعظم کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ صدر پاک ایشیا کسی وقت بھی اپنا خطاب شروع کر سکتے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ مارشل کہاں چلا گیا ہے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور وزیر اعظم بے اختیار چونک پڑے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وزیر اعظم نے سرد لہجے میں کہا۔ راجیش پٹیل بول رہا ہوں جناب۔ ٹھاکر اپنے 2 آدمیوں سمیت اچانک اپنے ہیڈ کوارٹر سے غائب ہو گیا ہے۔ نمبر 3 نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ان کے آدمی ٹھاکر کے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کر رہے تھے کہ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی ایک مقامی عورت روزی راسکل اپنے 2 آدمیوں سمیت ان کے ہیڈ کوارٹر میں گئی، اور پھر کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد وہ عورت واپس چلی گئی۔ میرا آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بدماش عورت ٹھاکر سے کیوں ٹکرائی تھی۔ جب ہیڈ کوارٹر میں گیا تو ٹھاکر اور اس کے 2 مقامی آدمی غائب تھے۔ ہیڈ کوارٹر خالی تھا۔ انہوں نے اس عورت کا تعاقب کیا، لیکن وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس عورت کا تعلق پاک ایشیا دارالحکومت میں واقع روز کلب سے ہے۔ وہ اب وہاں اسے تلاش کرنے گئے ہیں۔ نمبر 3 نے اپنے آدمیوں کی رپورٹ پر مجھے کال کر کے یہ بات بتائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ روزی راسکل ایسی عورت ہے
कि जिसके हाथों ग्रेट लैंड के हाउंड ग्रुप का आदमी टेरी हाउंड हलाक हुआ था। और इसके साथ साथ रोजी रास्कल ने असलम किंग की डील कवर की थी और उसका ताल्लुक एक आदमी टाइगर से है और टाइगर का ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान से है और इसी की वजह से असलम किंग मारा गया था। और अब फिर वही रोजी रास्कल सामने आई है और ठाकुर और उसके 2 आदमी गायब हो गए हैं, राजेश पटेल ने कहा। ओह वेरी सैड। लेकिन राजेश, ठाकुर के अगवा का मतलब तो ये हुआ कि सारा मंसूबा ख़त्म हो गया। मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस हाल से मार्शल को भी, जो सरास्टर के रूप में था, सिक्योरिटी के अफराद उठा कर ले गए हैं और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। ओह जनाब, ये तो वाकई मामला ख़राब है। मैं मज़ीद मालूमात हासिल करके आपको रिपोर्ट देता हूँ, दूसरी तरफ से राजेश पटेल ने कहा। और वज़ीर आज़म ने मायूसी भरा तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका इंतहाई शानदार मंसूबा नाकामी से दो चार हो चुका है। उनके चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए थे। टीवी स्क्रीन पर अब पाकेशिया के सदर का खिताब शुरू हो चुका था और मार्शल अभी तक वापस न आया था। वज़ीर आज़म खामोश बैठे रहे और फिर सदर साहब के खिताब के बाद कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और इसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई भी ख़त्म कर दी गई। तो वज़ीर आज़म ने बुरा सा मुँह बनाते हुए रिमोट कंट्रोलर की मदद से टीवी ऑफ कर दिया और बेइख्तियार दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने होंठ भींचते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने ढीले लहजे में कहा। राजेश पटेल बोल रहा हूँ जनाब। वेरी बैड न्यूज़ जनाब। हमारा मंसूबा आखिरी लम्हात में ख़त्म हो गया। मार्शल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई भी पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ से ही की गई है। मार्शल को सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी अपनी तहवील में लेकर गया है और ठाकुर और उसके 2 आदमियों को भी रोज़ क्लब से उठवा लिया गया है। असल सरास्टर भी बेहोशी के आलम में ठाकुर के एक अड्डे से बरामद करा लिया गया है। वो जिंदा है। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है और सबसे हैरत अंगेज़ खबर यह है कि मार्शल जिस रेस पिस्टल को लेकर कॉन्फ्रेंस हाल में दाखिल हुआ था वो खिलौना पिस्टल था। इस तरह अगर मार्शल चाहता भी तो वो मिशन मुकम्मल ना कर सकता था। राजेश पटेल ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, हम कोई और मंसूबा बना लेंगे। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन मेरे पास आ जाओ ताकि इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू की जा सके, वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वज़ीर आज़म ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोतीराम बोल रहा हूँ जनाब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुद्दबान आवाज़ सुनाई दी। राजेश पटेल आ रहा है, उसे स्पेशल नंबर 3 में ले जाओ। समझ गए हो? वज़ीर आज़म ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वज़ीर आज़म ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। अब तो तुम्हारी ज़िंदगी काफिरिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है राजेश पटेल, इसलिए मजबूरी है, वज़ीर आज़म ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने कहा। मोतीराम बोल रहा हूँ जनाब, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसे तुमने कार एक्सीडेंट का रंग देना है और ये काम इंतहाई बेदाग तरीके से होना चाहिए, वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। और वज़ीर आज़म ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर वो कमरे की साइड दीवार में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर निकाला और उसे लाकर मेज़ पर रख दिया। उन्होंने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। A1 कॉलिंग ओवर, वज़ीर आज़म ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, नंबर 3 बोल रहा हूँ सर, ओवर। चंद लम्हों बाद इंतहाई मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। राजेश पटेल को तुमने जो रिपोर्ट दी है, क्या वो 100% हक़ाइक़ पर मबनी है, ओवर। वज़ीर आज़म ने करख्त लहजे में कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। राजेश पटेल को ऑफ कर दिया गया है और तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि तुम ठाकुर और मार्शल दोनों को हर सूरत में ऑफ कर दो ताकि दुश्मन उन्हें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न कर सकें, ओवर। वज़ीर आज़म ने कहा। वो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की तहवील में चले गए हैं जनाब, ओवर। नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं उन दोनों की मौत चाहता हूँ, हर सूरत में और हर कीमत पर, ओवर। वज़ीर आज़म ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, ओवर। नंबर 3 ने जवाब दिया। और सुनो, इस मिशन को नाकाम करने वालों में 3 नाम सामने आए हैं, रोज़ी रास्कल, टाइगर और अली इमरान। मैं हर सूरत में और हर कीमत पर इन तीनों की भी मौत चाहता हूँ, ओवर। वज़ीर आज़म का लहजा मज़ीद सर्द हो गया। रोज़ी रास्कल और टाइगर तो आम आदमी है जनाब, लेकिन अली इमरान तो जनाब सीक्रेट सर्विस का आदमी है। उस पर हमला करना तो खुदकुशी के मुतरादिफ है।
नंबर 3 ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा, पहले उन दोनों को ख़त्म कर दो और उसके बाद उस इमरान पर पै दर पे हमले शुरू कर दो। वो बहरहाल इंसान है, कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं है। ओवर। वज़ीर आज़म ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, अगर ये काम तुमने मेरी मंशा के मुताबिक कर दिए तो तुम्हें काफिरिस्तान की किसी बड़ी एजेंसी का सरबराह भी बनाया जा सकता है, और अगर तुम नाकाम रहे तो फिर राजेश पटेल की तरह तुम्हारी सज़ा भी मौत होगी। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अहकामात की 100% तामील चाहता हूँ। ओवर एंड ऑल। वज़ीर आज़म ने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर कुर्सी से उठकर उन्होंने ट्रांसमीटर उठाया और उसी अलमारी में रखकर वो मुड़े और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रोज़ी रास्केल और टाइगर रोज़ क्लब में रोज़ी रास्केल के ज़ाती ऑफिस में बैठे हुए थे। टाइगर उसे अपनी कार में राना हाउस से यहाँ छोड़ने आया था कि रोज़ी रास्केल के इसरार पर वो उसके दफ्तर में बैठकर जूस पीने के लिए आ गया था। रोज़ी रास्केल ने फ़ोन पर 2 गिलास जूस लाने का हुक्म दे दिया था। ये तुम्हारा उस्ताद इंतहाई खतरनाक आदमी है। वो शक्ल से तो मासूम सा आदमी लगता है, लेकिन वो तो पूरा भेड़िया है, खूनख्वार भेड़िया। रोज़ी रास्केल ने रिसीवर रखकर टाइगर से मुखातिब होकर कहा, तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। उसने तो तुम्हारा बहुत लिहाज किया है, लेकिन तुमने भी तो नखरा करना शुरू कर दिया था, और अब भी उसने तुम्हारा लिहाज किया है, वरना वो तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा उधेड़ कर रख देता। टाइगर ने हंसते हुए कहा, तो रोज़ी रास्केल ने बेख्तियार एक झुरझुरी सी ली। मुझे तो अब उसके तस्वुर से ही खौफ आने लगा है। मैं आज तक किसी से ऐसे खौफजदा नहीं हुई। बड़े बड़े लड़ाकों के साथ मैंने फ़ाइट की है, लेकिन तुम्हारे उस्ताद ने मुझे खौफजदा कर दिया है। खुदा की पनाह, उसने जब मेरी गर्दन पर पैर रखा तो मुझे इस कदर खौफनाक तकलीफ़ हुई कि शायद मौत भी इतनी तकलीफ़ देना होगी। इसके अलावा उसके जिस्म में न जाने कितनी ताकत है कि उसने मेरी गर्दन पकड़ी और फ़िज़ा में कलाबाजी खिलाकर फ़र्श पर पटक दिया, और न जाने क्या जादू किया कि मेरा जिस्म मफलूज हो गया। ये आखिर करता क्या है? रोज़ी रास्केल ने कहा, तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी गर्दन को इस अंदाज में मसल दिया था कि तुम्हारे आसाब मफलूज हो गए। वैसे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इंतहाई खुश मिजाज और इंतहाई पुरखुलूस। टाइगर ने कहा, हाँ, मैंने अगर उसका ये रूप ना देखा होता तो मैं भी यही समझती। बहरहाल अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम आखिर उसे उस्ताद क्यों कहते हो। रोज़ी रास्केल ने तवील सांस लेते हुए कहा। उस समय में दरवाज़ा खुला और एक आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। उस आदमी ने मोदबाना अंदाज में एक एक गिलास टाइगर और रोज़ी रास्केल के सामने रखा और ट्रे उठाकर वापस चला गया। लो पियो, रोज़ी रास्केल ने कहा, तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुमने वाकई शराब पीना छोड़ दी है? टाइगर ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, हाँ, और अभी तक मैं अपने अहद पर कायम हूँ। गो कभी कभी शराब पीने को बहुत दिल चाहता है, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है कि जो फैसला कर लिया बस कर लिया, इस पर हर सूरत में कायम रहती हूँ, और तुम देख लेना कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगी। रोज़ी रास्केल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया है रोज़ी। टाइगर ने जूस सिप करते हुए कहा, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है टाइगर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। रोज़ी रास्केल ने कहा, अब मेरी भी एक बात सुन लो और उसे जहन में बिठा लो। तुमने इस केस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने आप को इस बात की अहल साबित कर दिया है कि तुमसे दोस्ती हो सकती है, लेकिन कभी शादी की बात ज़बान पर ना ले आना, वरना ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा, तो रोज़ी रास्केल बेख्तियार हंस पड़ी। फ़िलहाल मेरा अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब मैंने फ़ैसला कर लिया तो फिर देखना कि क्या होता है। रोज़ी रास्केल ने जवाब दिया। लेकिन फिर इससे पहले कि टाइगर उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही एक धमाका हुआ, और टाइगर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर अचानक किसी ने स्याह पर्दा तान दिया हो। उसके एहसासात एक लम्हे के 1000वें हिस्से में फना हो गए थे। फिर जब उसकी तारीख जहन में रोशनी के झमाके हुए और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में फैली, तो उसकी आंखें खुल गईं, और इसी लम्हे बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म के मंजर की तरह उसके जहन में नमूदार हुआ, और वो बेख्तियार चौंक पड़ा। पूरी तरह शऊर में आते ही वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका आधा जिस्म कमरे के फर्श पर जकड़ा हुआ था, जबकि ऊपर वाला आधा जिस्म फर्श से बाहर था, और उसके दोनों हाथ भी उसके कब में करके बांध दिए गए थे। उसने नजरें घुमाई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर एक बार चौंक पड़ा कि उसके साथ रोज़ी रास्केल भी इसी अंदाज में आधी फर्श में गड़ी हुई मौजूद थी। एक आदमी ने झुककर एक हाथ से उसके सर के बाल पकड़े हुए थे, और दूसरे हाथ में मौजूद नीले रंग की शीशी उसने उसके नाक से लगाई हुई थी। फिर उसने हाथ हटाया और रोज़ी के बाल छोड़कर उसने शीशी बंद की और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रोज़ी रास्केल का जिस्म चंद लम्हे लहराता रहा,
फिर उसकी आंखें खुल गईं और उसके मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई। ये हम किसकी कैद में हैं? टाइगर ने उस नौजवान से पूछा जो खामोश खड़ा उन्हें ही देख रहा था। बॉस की कैद में, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। बॉस कौन है? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नौजवान ने जवाब दिया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे से बाहर जा चुका था। ये हम कहाँ हैं? ये क्या कर दिया है इन्होंने? रोजी रास्कल की इंतहाई हैरत और परेशानी से पूरा आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक मुकामी आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी कनपटी के बाल सफ़ेद थे, वैसे वो हर लिहाज से नौजवान नजर आ रहा था। तुम्हें होश आ गया टाइगर और रोजी रास्कल? उस आदमी ने करीब आकर खड़े होकर उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो बुज़दिल चूहे? टाइगर के बोलने से पहले रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अभी तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, घबराओ नहीं, उस आदमी ने कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक हाथ में फोल्डिंग कुर्सी और दूसरे हाथ में हंटर पकड़ा हुआ था। ओह चैरम, तुम और यहाँ? रोजी रास्कल ने उस पहलवान नुमा आदमी को देखकर चौंकते हुए कहा। ये तुम्हारा आदमी था, लेकिन अब हमारा आदमी है, और उसी की वजह से हम तुम्हें और इस टाइगर को रोज क्लब से उठाकर यहाँ ले आने में कामयाब हो गए हैं। और अब चैरम तुम पर कोड़े बरसाएगा, और उस वक्त तक बरसाएगा जब तक तुम्हारी रूहें तुम्हारे जिस्मों का साथ नहीं छोड़ देती। और तुम्हारे मरने के बाद चैरम रोज क्लब का मालिक होगा। उस आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर बड़े तंजिया लहजे में कहा। ये कुत्ता मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर, रोजी रास्कल पर, जिसकी छोड़ी हुई रोटियां अब तक ये खाता रहा है। मैं इसका खून पी जाऊंगी, रोजी रास्कल ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। बॉस मुझे इजाज़त दो ताकि मैं इस कुतिया की ज़ुबान बंद कर दूं, चैरम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अभी ठहर जाओ, ज़ुबानें तो उनकी बंद होनी ही हैं, लेकिन मुझे जो कुछ मालूम करना है वो तो कर लूँ। उस आदमी ने हाथ उठाकर चैरम को रोकते हुए कहा। तुम कौन हो? कम अज़ कम अपना तारुफ तो करा दो। टाइगर ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। तुमने बहरहाल मरना है तो अब तुमसे क्या छुपाना। मेरा असल नाम तो और है और मैं काफरिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरा नाम एहसान है, मास्टर एहसान, और दारुल हुकूमत का सबसे मशहूर डॉन क्लब मेरी मलकियत है। मैं यहाँ काफरिस्तानी एजेंटों का सरबराह हूँ। तुम दोनों ने जिस तरह काफरिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मनसूबा नाकाम किया है, उसकी सज़ा देने के लिए काफरिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने मुझे मुकर्रर किया है, और तुम दोनों की मौत के बाद तुम्हारे असल साथी अली इमरान को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन मरने से पहले तुम मुझे बताओगे कि तुमने आखिर इस मंसूबे का सुराग कैसे लगाया और किस तरह ठाकुर और मार्शल तक तुम पहुंचे। मास्टर एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस मंसूबे की बात कर रहे हो तुम? टाइगर ने कहा। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाक एशिया की सदर की हलाकत का मंसूबा, जिसे इस रोज़ी रास्कल और तुमने मिलकर आखिरी लम्हात में नाकाम बनाया है, जबकि हमें उसकी कामयाबी का 100% यकीन था, मास्टर एहसान ने कहा। यह कारनामा मेरे सर इंजाम दिया है मैंने, रोज़ी रास्कल ने, और अब तुम्हारा और इस कुत्ते का इंजाम भी मेरे हाथों होगा, रोज़ी रास्कल ने चीखते हुए कहा। किस तरह तुमने ठाकुर और मार्शल का सुराग लगाया, और किस तरह तुमने मार्शल के असल रेस पिस्टल को खिलौना पिस्टल में तब्दील किया? मास्टर एहसान ने रोज़ी रास्कल की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा पेशेवराना सीक्रेट है। ये बात तो मैंने टाइगर और अली इमरान को भी नहीं बताई। हालांकि उन्होंने भी ये बात मुझसे पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, रोज़ी रास्कल ने कहा। लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा, मास्टर एहसान ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें हिम्मत है तो पूछ लो, लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारा इंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा, रोज़ी रास्कल ने बेखौफ लहजे में कहा। चैरम, इसकी ज़ुबान खुलवाओ, मास्टर एहसान ने चैरम से कहा। अभी लो मास्टर, अभी ये कुतिया सब कुछ उगल देगी, चैरम ने आगे बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ, खामखा के तशद्दुद का कोई फ़ायदा नहीं है। गो रोज़ी रास्कल ने इस बारे में वाकई कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि अब जबकि मिशन ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस बात को छुपाने का क्या फ़ायदा, टाइगर ने कहा। तो मास्टर एहसान ने हाथ उठाकर चैरम को रोक दिया। चलो तुम बता दो, लेकिन झूठ बोलने की कोशिश ना करना, मास्टर एहसान ने कहा। रोज़ी रास्कल ने अपने आदमी फायर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर में दाखिल किए होंगे और मार्शल की निगरानी की होगी, साथ ही उसका फ़ोन भी टेप किया गया होगा। इस तरह सारा मंसूबा सामने आ गया, और ठाकुर के बारे में भी मालूम हुआ तो रोज़ी रास्कल ने ठाकुर और उसके आदमियों पर हाथ डाल दिया।
बाकी बातें उसने बता दी होंगी। जहाँ तक पिस्टल की तब्दीली का ताल्लुक है तो मेरा आइडिया है कि ठाकुर ने ये पिस्टल रोजी रास्कल के आदमी के जरिए सरास्टर के कमरे में भिजवाया होगा और रोजी रास्कल ने उसे रास्ते में ही बदल दिया होगा, टाइगर ने कहा। क्या टाइगर दुरुस्त कह रहा है रोजी रास्कल? मास्टर एहसान ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। पता नहीं ये इसे कैसे मालूम हो गया। बहरहाल मैं अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेरी फितरत है कि मैं अपने पेशावराना राज किसी को नहीं बताती, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, टाइगर की बात बहरहाल दिल को लगती है, इसलिए यही हुआ होगा। तो तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मास्टर एहसान ने कहा और इसके साथ ही उसने कोट की जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसके चेहरे पर अचानक सफाकी के तासुरात उभर आए थे। हमें मारने से पहले तुम्हें ठाकुर और मार्शल को हलाक करने की कोशिश करनी चाहिए मास्टर एहसान। हमें मारने से तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा? टाइगर ने कहा तो मास्टर एहसान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो भी हमारा टारगेट है, लेकिन वो सीक्रेट सर्विस की तहवील में है, इसलिए अभी हम खामोश हैं। जैसे ही वो सामने आए उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा, मास्टर एहसान ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं जिससे तुम इन दोनों का खात्मा कर सको तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? टाइगर ने कहा। सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, अलबत्ता इतना वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और तुम इस तरह फर्श में जकड़े हुए भूख प्यास से अज खुद मर जाओ तो मर जाओ, मास्टर एहसान ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह हम कुछ देर और जिंदा रह जाएंगे और ज़िंदगी का तो एक एक लम्हा कीमती होता है। तुम्हारे दोनों आदमी सीक्रेट सर्विस की तहवील में नहीं हैं, बल्कि इमरान की ज़ाती तहवील में हैं और इस वक्त रॉबर्ट रोड पर वाक़या अमारत राना हाउस में कैद हैं। अगर तुम उन्हें हलाक कर सकते हो तो करो, वरना इमरान उनसे खुद पूछ गिछ कर रहा है और फिर वो उन्हें सीक्रेट सर्विस की तहवील में दे देगा और उसके बाद तुम तो क्या, किसी का हाथ भी उन तक नहीं पहुंच सकेगा, टाइगर ने जवाब दिया। राना हाउस, वो आलीशान इमारत जो सिनेमा के सामने है, मास्टर एहसान ने चौंक कर कहा। हाँ वही, वो इमरान के किसी जागीरदार दोस्त राना तहवर अली संदूकी की मलकियत है जो मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर रहता है और ये इमारत इमरान की तहवील में है, टाइगर ने जवाब दिया। तो क्या इमरान भी वहाँ मौजूद होगा? मास्टर एहसान ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, फिर तो आसानी से हम उस पूरी इमारत को ही मिसाइलों से उड़ा देते हैं और इस तरह हमारे तीनों टारगेट पर एक वक्त ख़त्म हो जाएंगे। ओके, मैंने तुम्हें ज़िंदगी बख्श दी, जब तक भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो कर लो। और सुनो, चीखने चिल्लाने से तुम्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस इमारत को खाली करके हम जा रहे हैं और तुम तहखाने में हो। चलो चैरम, मास्टर एहसान ने उठते हुए कहा। यस बॉस, चैरम ने कहा और मास्टर एहसान तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैरम जहर भरी नज़रों से रोजी रास्कल को देखता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। तुमने ये सब क्यों बताया है उसे? क्या तुम बुज़दिल हो? मौत तो आनी ही है, अगर आ जाती तो क्या हो जाता? तुमने बुज़दिली का मुजाहरा करके मुझे मायूस किया है, रोजी रास्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अब मैं तुम्हारी तरह अहमकाना बहादुरी का मुजाहरा तो नहीं कर सकता। मुझे वक्त चाहिए था, वो मैंने ले लिया। अब हमने यहाँ से आज़ादी हासिल करनी है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो तुम्हारे उस्ताद को मार देंगे फिर, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि इमरान साहब की मौत इन जैसे थर्ड क्लास एजेंटों के हाथों में नहीं लिखी गई होगी, बल्कि मैंने तो उन्हें राना हाउस का पता बताकर असल में उन्हें कब्रिस्तान का रास्ता बताया है, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल हैरत से टाइगर को देखने लगी। तुम्हें बेहद एतमाद है अपने उस्ताद पर, रोजी रास्कल ने कहा। उस्ताद पर एतमाद ना किया जाए तो फिर अच्छा शागिर्द कैसे बना जा सकता है? लेकिन अभी तुम इस बात को छोड़ दो, अभी तो हमने यहाँ से आज़ादी हासिल करनी है, टाइगर ने कहा। लेकिन कैसे? हम अगर हाथ आज़ाद कर लें तो भी हम फर्श को कैसे तोड़ेंगे, रोजी रास्कल ने कहा। मुझे अपने निचले जिस्म की हालत से एहसास हो रहा है कि हमारा जिस्म फर्श में जकड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नीचे कोई तंग सा तालाब है जिसमें हमारे जिस्म मौजूद हैं। क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा निचला जिस्म हरकत कर सकता है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये फर्श मसनूई है, इसका ताल्लुक किसी सिस्टम से होगा। सिस्टम ऑफ होते ही ये फर्श हमसे दूर हट जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन असल बात सिस्टम की निशानदेही और उसको ऑफ करने की है, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने ऊपर वाले जिस्म को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। काफ़ी पीछे झुकने के बाद उसने अपने दोनों बाजुओं को बंधी हुई सूरत में मोड़कर अपने सर के ऊपर से गुजार कर अपने चेहरे के सामने ले आया। वो उसके दोनों बाजू बुरी तरह मुड़ गए थे और उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात भी उभर आए थे।
लेकिन इससे ये फ़ायदा हो गया था कि कलाइयों में बंधी हुई रस्सी उसके दांतों के सामने आ गई थी। और फिर रस्सी के एक लटकते हुए सिरे को टाइगर ने थोड़ी सी कोशिश से दांतों से पकड़ा और हाथों को ऊपर और सर को नीचे की तरफ झटके देने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद रस्सी खुल गई और टाइगर के हाथ आज़ाद हो गए। ये तुमने किस तरह गांठ खोल ली है? बगैर रस्सी को काटे किस तरह ये हुआ? रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। मास्टर एहसान वाकई एजेंट है। एजेंट एक खास अंदाज में गांठ लगाते हैं और जब तक रस्सी के मखसूस सिरे को तलाश करके मखसूस अंदाज में ना खींचा जाए, गांठ किसी तरह भी नहीं खुल सकती। लेकिन जो लोग इस गांठ की तकनीक को जानते हों तो वो इसे आसानी से खोल लेते हैं। लाओ, अपने जिस्म को दूसरी तरफ मोड़ो और अपने बाजू मेरी तरफ मोड़ो ताकि मैं तुम्हारे भी हाथ खोल दूं। टाइगर ने हंसते हुए कहा। असल बात तो इस फर्श से निकलना है, ये कैसे करोगे? रोज़ रास्कल ने अपने जिस्म को टाइगर के मुकाबिल मोड़ते हुए कहा। उसके बंधे हुए हाथ काफ़ी करीब आ गए थे और टाइगर ने आसानी से उसकी कलाई पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया और दूसरे लम्हे रोज़ रास्कल के हाथ आज़ाद हो गए। टाइगर ने अब मुठ्ठियां भींचकर अपने आगे दो साइडों पर मौजूद फर्श पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और दूसरे लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि फर्श की आवाज़ बता रही थी कि वो नीचे से खोखला है। इस तरह टाइगर का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो रहा था। ये खुलेगा कैसे? रोज़ रास्कल ने कहा। मेरा ख्याल है कि सामने दरवाजे के साथ जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसका सिस्टम इस बोर्ड के अंदर होगा, लेकिन वहाँ तक हाथ नहीं जा सकता, इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा, टाइगर ने कहा। और दूसरे लम्हे उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और साथ ही उसका जिस्म झुकता चला गया। उसने वो फोल्डिंग कुर्सी थोड़ी सी कोशिश से पकड़ ली जिस पर मास्टर एहसान बैठा हुआ था। उसने कुर्सी को खींचकर अपने करीब किया और उसे फोल्ड किया। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया और फिर पूरी कुव्वत से उसने कुर्सी को दीवार पर दे मारा। कुर्सी वाकई निशाने पर जा लगी और स्विच बोर्ड कुर्सी की ज़रब से टूट गया, लेकिन फर्श उसी तरह कायम रहा, जबकि कुर्सी भी धमाके से गिर गई। लेकिन अब वो उसके हाथों से काफ़ी फासले पर थी, इसलिए वो उसे दोबारा ना उठा सकता था। अरे एक मिनट, मेरा ख्याल है कि मैं इस फर्श की गिरफ्त से आज़ाद हो सकती हूँ, अचानक रोज़ी रास्कल ने चीखते हुए कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। वो कैसे? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। देखो, मैं कोशिश करती हूँ, रोज़ी रास्कल ने कहा और इसके साथ ही उसने आगे की तरफ झुककर अपने दोनों हाथ फर्श पर रखकर उन्हें दबाया तो उसके मुंह से मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। और फिर टाइगर ये देखकर हैरान रह गया कि अचानक खटाक खटाक की आवाज़ के साथ ही दोनों साइडों पर फर्श तेज़ी से दीवारों की तरफ सिमटता चला गया और रोज़ी रास्कल उछलकर सामने मौजूद फर्श पर खड़ी हो गई। टाइगर का जिस्म भी साथ ही आज़ाद हो चुका था, इसलिए टाइगर भी उछलकर फर्श से बाहर आ गया। उसी लम्हे खटाक खटाक की आवाज़ दोबारा उभरी और इसके साथ ही दीवारों की तरफ सिमटता हुआ फर्श एक दूसरे के साथ बराबर हो गया। यूँ लगता था जैसे फर्श के दरमियान मामूली सा रखना भी ना हो। टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे वाकई ये बात समझ में ना आई थी कि आखिर वो किस तरह फर्श की गिरफ्त से आज़ाद हो गए हैं। क्या किया है तुमने? क्या कोई ख़ास तरकीब इस्तेमाल की है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। इसका सिस्टम यहाँ सामने मौजूद है। मैंने अचानक महसूस किया कि सामने फर्श का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर को उभरा हुआ है, जो आम नज़रों से महसूस नहीं होता, लेकिन अचानक मुझे इसका एहसास हो गया और मुझे यकीन हो गया कि इस हिस्से को अगर दबा दिया जाए तो फर्श खुल सकता है, और वही हुआ। रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो मेरे सामने भी ऐसा उभार होगा, टाइगर ने कहा और झुककर फर्श को देखने लगा। ओह हाँ, यहाँ भी है, बल्कि ये तो पूरी कितार है। इसका मतलब है कि यहाँ काफ़ी खाने बने हुए हैं। अच्छा आदमी है, अच्छा तरीका है आदमी को बेबस करने का। टाइगर ने एक जगह पैर फर्श पर रख कर दबाते हुए कहा तो खटाक की आवाज़ के साथ एक बार फिर फर्श साइडों में सिमट कर दीवारों में गायब हो गया। टाइगर ने पैर हटाया लेकिन फर्श बराबर ना हुआ। लेकिन चंद लम्हों बाद खुद ब खुद खटाक की आवाज़ें उभरी और फर्श एक बार फिर बराबर हो गया। अगर ये सिस्टम है तो मास्टर एहसान ने हमाकत की है कि हमें इस तरह छोड़कर चला गया है। टाइगर ने वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसे क्या मालूम था कि ये सिस्टम रोज़ी रास्कल को मालूम हो जाएगा? रोज़ी रास्कल ने फाखराना लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन अभी वो दरवाजे तक न पहुंचे थे कि अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और मास्टर एहसान और चैरम बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। अरे, तुम आज़ाद हो गए हो? मास्टर एहसान के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर उसने जेब में हाथ डालने की कोशिश की ही थी कि यकलख्त टाइगर भूखे उकाब की तरह उस पर टूट पड़ा, जबकि दूसरी तरफ चैरम ने हाथ में पकड़े हुए हंटर को घुमाकर रोज़ी रास्कल को मारने की कोशिश की तो रोज़ी रास्कल ने यकलख्त उस पर छलांग लगा दी।
मास्टर एहसान खासा फुर्तीला था और मार्शल आर्ट का भी खासा माहिर था, इसलिए टाइगर ने पहले हमले में तो उसे नीचे गिरा लिया था, लेकिन जल्दी वो संभल गया और दूसरे लम्हे वो इंतहाई फुर्ती से न सिर्फ उठ खड़ा हुआ था, बल्कि टाइगर उसे गिराकर तेजी से घूमता हुआ जैसे ही वापस मुड़ा, मास्टर एहसान की लात हरकत में आई और टाइगर पहलू पर खौफनाक ज़रब खाकर हवा में उछलकर एक धमाके से नीचे गिरा ही था कि मास्टर एहसान तेजी से घूमा और उसी लम्हे उसके हाथ में मशीन पिस्टल की झलक टाइगर को नजर आई। टाइगर का जिस्म यकलख्त तेजी से फर्श पर फिसला और उसने मास्टर एहसान की दोनों पिंडलियों पर अपने पैरों की ज़रब लगा दी और मास्टर एहसान चीखता हुआ उछलकर आगे की तरफ झुका ही था कि टाइगर का सर एक झटके से ऊपर उठा और पिंडलियों पर ज़रब खाकर आगे को झुका हुआ मास्टर एहसान चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक तरफ गिरा। उधर कमरा चैरम के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा था। रोज़ी आजकल भूखी शेरनी की तरह मुसलसल और पैदर पै उस पर हमले किए जा रही थी, लेकिन चूंकि चैरम जिस्मानी तौर पर खासा जानदार था, इसलिए वो फरार होने की बजाय मुसलसल रोज़ी आजकल से लड़ रहा था। मास्टर एहसान के नीचे गिरते ही टाइगर ने कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से मास्टर एहसान पर जा गिरा और कमरा मास्टर एहसान के हलक से निकलने वाली भयानक चीख से गूंज उठा। मास्टर एहसान ने टांगों की मदद से टाइगर को उछालने की कोशिश की थी, लेकिन अब टाइगर पूरी तरह न सिर्फ संभल चुका था, बल्कि अब उसने मास्टर एहसान को फौरी तौर पर हलाक करने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके जहन में यह खदशा उभरा था कि मास्टर एहसान के हाथ से निकलने वाला मशीन पिस्टल कहीं चैरम के हाथ ना लग जाए या फिर मास्टर एहसान का कोई और साथी ना आ जाए। चुनाचे उसने बड़ी मुहारत से न सिर्फ अपने जिस्म को उछलने से बचाया, बल्कि पूरी कुव्वत से सर की टक्कर मास्टर एहसान की नाक पर मार दी और इसके साथ ही वो कलाबाजी खाकर मास्टर एहसान के सर के पीछे की तरफ फर्श पर खड़ा हो गया। मास्टर एहसान टक्कर खाकर बुरी तरह चीखा था, लेकिन उसने कलाबाजी खाकर टाइगर के सीने पर दोनों पैरों की ज़रब लगाने की कोशिश की थी और इस कोशिश की वजह से वो क्रॉस क्रैम्प जैसे खौफनाक दाव में फंस गया। जैसे ही उसकी टांगें उसके सर की तरफ बढ़ीं, टाइगर उस वक्त तक कलाबाजी खाकर खड़ा हो चुका था। टाइगर उसे मोहलत दिए बगैर उसकी मुड़ी हुई टांगों पर पूरे जिस्म समेत गिरा और खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ ही मास्टर एहसान की हलक से बीची बीची सी चीख निकली और उसका जिस्म टाइगर के जिस्म के नीचे तड़पने लगा। खटाक खटाक की आवाज़ें सुनकर ही टाइगर समझ गया था कि मास्टर एहसान की रीढ़ की हड्डी के मोहरे टूट चुके हैं, इसलिए वो बिजली की तेज़ी से उछल कर खड़ा हुआ और मास्टर एहसान की दोनों टांगें एक धमाके से वापस जा गिरीं। मास्टर एहसान का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से न सिर्फ बिगड़ चुका था, बल्कि वो पसीने से भी शराबूर नजर आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसका जिस्म हरकत ना कर सकता था। उसी लम्हे मशीन पिस्टल चलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही चैरम के हलक से करबनाक चीख निकली और वो एक खौफनाक धमाके से नीचे गिरा। टाइगर ने चौंक कर देखा तो रोज़ी आजकल फर्श पर पहलू के बल पड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात भी नुमायां हो रहे थे। उसके होंठ भींचे हुए थे। चैरम फर्श पर बड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके जिस्म से खून के फवारे उबल रहे थे। मैं उठ नहीं सकती, मुझे क्या हो गया है? रोज़ी आजकल ने पुश्त के बल सीधे गिरे हुए तकलीफ भरे लहजे में कहा तो टाइगर उसकी पोजीशन से ही समझ गया कि रोज़ी आजकल की रीढ़ की हड्डी को ज़रब आ गई है। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से रोज़ी आजकल की गर्दन और दूसरे हाथ से उसकी टांग पकड़कर दोनों हाथों से ऊपर उठाया और फिर एक मखसूस अंदाज में झटका देकर उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और रोज़ी आजकल एक बार फिर चीखती हुई एक धमाके से फर्श पर जा गिरी। बस अब उठकर खड़ी हो जाओ, तुम अब ठीक हो, टाइगर ने कहा तो रोज़ी आजकल ने इस अंदाज में अपने जिस्म को हरकत दी जैसे उसे यकीन हो कि उसका जिस्म हरकत नहीं करेगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली जब उसने अपने जिस्म को हरकत करते देखा और फिर उसका जिस्म तेज़ी से सिमटा और फिर वो उछल कर खड़ी हो गई। चैरम इस दौरान साकित हो चुका था, जबकि मास्टर एहसान उसी तरह बेहिस हरकत पड़ा हुआ था, लेकिन बहरहाल था वो होश में। अलबत्ता उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये इस चैरम से लड़ते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा जिस्म सुस्त पड़ता जा रहा है। मैं नीचे गिर गई, लेकिन शुक्र है कि मेरा हाथ मशीन पिस्टल तक पहुंच गया। उस वक्त तक मेरे जिस्म में कोई हरकत बाकी थी, इसलिए मैंने अपने ऊपर छलांग लगाते हुए उस चैरम पर फायर खोल दिया और फिर मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस हो गया था। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे कैसे ठीक किया? रोज़ी आजकल ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लग गई थी,
जिस से रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा मामूली सा टेढ़ा हो गया था। मैंने मखसूस अंदाज में उस मोहरे को दोबारा एडजस्ट कर दिया और अब तुम ठीक हो गई। बहरहाल अब ये दोनों तो बेकार हो चुके हैं, हमें बाहर चेक करना होगा। टाइगर ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मेरे पास मशीन पिस्टल है, मैं बाहर जाती हूँ। रोजी रास्कल ने कहा और तेज़ी से दौड़ती हुई खुले दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि टाइगर ने आगे बढ़कर झुककर एक हाथ से मास्टर एहसान का बाजू पकड़ा और फिर उसे घसीट कर वो दीवार के करीब ले गया और फिर उसने दूसरे हाथ से उसके दूसरे बाजू को पकड़ा और उसे उठाकर कमरे के कोने में इस तरह पहुंचा दिया कि बावजूद मफलूज जिस्म होने के कमरे की दोनों दीवारों के दरमियान फंस कर बैठा रह गया। उसी लम्हे रोजी रास्कल वापस आ गई। बाहर और कोई मौजूद नहीं है और ये जगह भी किसी वीरान इलाके में है। बाहर दूर दूर तक दरख्तों का ज़ख़ीरा है, अलबत्ता सहन में एक नई कार खड़ी हुई है और यहाँ फ़ोन भी है। रोजी रास्कल ने पूरी तफसील देते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं गए बल्कि फ़ोन करने के बाद वापस आ गए हैं। उसे भी फ़ोन वाले कमरे में ले चलते हैं, मैंने इमरान साहब को फ़ोन करना है, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने मफलूज मास्टर एहसान को एक झटके से खींच कर कांधे पर डाला और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसे हुआ क्या है तो ये होश में लेकिन हरकत नहीं कर सकता। रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा, मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोहरे तोड़ दिए हैं। टाइगर ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि तुम रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट हो, जोड़ भी लेते हो और तोड़ भी देते हो। रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। असल स्पेशलिस्ट इमरान साहब हैं, मैं तो उनका शागिर्द हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। ये दाव मुझे भी सिखाओ, रोजी रास्कल ने कहा। सिखाऊंगा, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार खुश हो गई। ये एक छोटी सी इमारत थी, एक कमरे में फ़ोन भी मौजूद था और कुर्सियाँ भी। टाइगर ने मास्टर एहसान के बेहिस हरकत जिस्म को एक कुर्सी पर डाला और खुद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखो मास्टर एहसान, अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने हमारे कमरे से जाने के बाद क्या किया है और रना हाउस पर अपने आदमी भेजे हैं या नहीं, तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं तुम्हें गोली ना भी मारूं तब भी तुम्हारी बाकी उम्र इसी तरह बेहिस हरकत पड़ी गुजर जाएगी और तुम आसानी से समझ सकते हो कि ये ज़िंदगी कैसी होगी। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए मास्टर एहसान से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम मुझे वाकई ठीक कर दोगे? मास्टर एहसान ने रुक कर कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे बोलने में रुकावट पेश आ रही हो। हाँ, और जो बात मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ, टाइगर ने कहा। मैंने यहाँ से फ़ोन करके अपने आदमियों को राना हाउस को घेरने का हुक्म दिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि वो SV मिसाइल भी साथ ले जाएं और वहाँ पहुँचकर मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला दें। फिर मैं खुद वहाँ पहुँचकर अपने सामने मिशन मुकम्मल कराऊंगा। इसलिए मैं और चारम इंतज़ार करते रहे और जब मेरे आदमियों ने इत्तला दी कि वहाँ पहुँच चुके हैं तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जाना हमाकत है, इसलिए तुम्हारा खात्मा कर देना चाहिए। चुनांचे मैं जाने से पहले तुम दोनों का खात्मा करने के लिए चारम के साथ वहाँ चला गया, लेकिन न जाने तुम किस तरह फ्लोर टाई से आज़ाद हो चुके थे। उसके बाद तुम्हें मालूम है, मास्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा। उसके बाद तुम्हें मालूम है, मास्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा। कितने आदमी तुम्हारे वहाँ गए हैं? टाइगर ने पूछा। 4 आदमी। हमने वहाँ मिसाइल ही तो फायर करने थे, और क्या करना था? मास्टर एहसान ने जवाब दिया तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया और कुर्सी से उठकर उसने एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, इमरान साहब हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी। किस जंगल से बोल रहे हो? इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त वाकई किसी जंगलनुमा इलाके से ही बोल रहा हूँ बॉस, लेकिन अभी मुझे ये नहीं मालूम कि ये जंगल कहाँ है, टाइगर ने जवाब और उसके साथ ही उसने रोज़ी रास्कल के रोज़ क्लब से अगवा होने से लेकर अब तक की सारी रुइदाद सुना दी। मास्टर एहसान के चारों आदमी इस वक्त ब्लैक रूम में मौजूद हैं। जोसेफ ने उन्हें चेक कर लिया था और मैं उनसे पूछगिछ कर रहा था। उन्होंने भी मास्टर एहसान का ही नाम लिया है और उनके कहने के मुताबिक मास्टर एहसान को ये इत्तला मिली थी कि रोज़ी रास्कल इस इमारत में है, इसलिए वो उसे हलाक करने के लिए इस इमारत को मिसाइलों को उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे फ़ोन से असल हालात का इल्म हुआ है। तुम ऐसा करो कि इस मास्टर एहसान को लेकर राना हाउस आ जाओ। ये काफिरिस्तान का ख़ास एजेंट है और यहाँ इसका पूरा ग्रुप होगा, इसलिए उससे तफसीली पूछगिछ ज़रूरी है। इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं इसे लेकर आता हूँ, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ। चलो मास्टर एहसान, अब तुम्हें बॉस ठीक करेगा। तुम्हारे चारों आदमी पहले ही बॉस की कैद में पहुँच गए हैं, टाइगर ने कहा।
वो कैसे पकड़े गए? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। तुम हैरान हो रही थी कि मैंने राना हाउस के मुतालिक क्यों उसे बता दिया है? तो असल बात यही थी कि मैं तो वक्त चाहता था। दूसरा, मुझे मालूम था कि राना हाउस पर हमला करके ये अपनी मौत को खुद दावत देंगे। टाइगर ने मास्टर एहसान को खींचकर कांधे पर उठाते हुए कहा। वो कैसे? वहाँ क्या है? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वहाँ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर। अब देखो, मास्टर एहसान के आदमी जाहिर है इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद होंगे, लेकिन वो वहाँ जाते ही पकड़े गए। अगर मास्टर एहसान भी वहाँ पहुँच जाता तो ये भी अब तक पकड़ा जा चुका होता। टाइगर ने कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद मुझे लम्हा लम्हा हैरान कर देता है। मुझे तो वैसे महसूस होने लगा है कि असल रास्कल तो वो है। मैं ख्वामख्वाह अपने नाम के साथ रास्कल लगाए फिरती हूँ। रोज रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब रास्कल नहीं हैं, वो तो रास्कल्स के खिलाफ काम करते हैं, और चूंकि तुम सिर्फ नाम की रास्कल हो इसलिए अभी तक जिंदा फिर रही हो। अगर उन्हें ज़रा सा भी एहसास हो जाता कि तुम वाकई रास्कल हो तो अब तक न जाने कितनी गहरी कब्र में उतर चुकी होती। टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार झुरझुरी सी ली। अब तुम मुझे कुछ कहते हो, मुझे उस पर यकीन आ जाता है, जबकि पहले मैं तुम्हारी बातों पर यकीन न करती थी। क्या तुम मुझे भी अपने उस्ताद की शागिर्दी में बिठा सकते हो? कार के करीब पहुंचते हुए रोजी रास्कल ने कहा। उनकी शागिर्दी बड़े दिलगुर्दे का काम है रोजी रास्कल। तुम बस इस तरह ही रोजी रास्कल बनी रहो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। टाइगर ने कार का कभी दरवाज़ा खोलकर मास्टर एहसान को दोनों सीटों के दरमियान ठूंसते हुए कहा। क्या मुझे भी राना हाउस जाना होगा? रोजी रास्कल ने कहा। नहीं, तुम अपने रोज़ क्लब जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ड्रॉप कर दूंगा जहाँ से तुम टैक्सी पकड़ कर जा सकती हो। टाइगर ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे वो कार की चाबियाँ तो तुमने उसकी जेब से निकाली नहीं? टाइगर ने वापस बाहर निकलते हुए कहा और रोजी रास्कल सर हिलाती हुई साइड सीट पर बैठ गई। होटल गार्डन के वसी हाल के एक कोने में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स एक बड़ी सी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। चूँकि आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम न था, इसलिए रोज़ाना लंच पर सब मेंबर्स इकट्ठे होते थे और हर रोज़ किसी एक मेंबर की तरफ से दूसरों को लंच की दावत दी जाती थी। आज जूलिया ने दावत दी थी, और चूँकि जगह का इंतखाब दावत देने वाले मेंबर की सवाबदीद पर होता था, इसलिए आज की दावत जूलिया ने उन्हें होटल गार्डन में दी थी और इस वक्त वो सब मिलकर लंच करने में मसरूफ़ थे। इमरान साहब गायब हैं। मैंने फ्लैट पर फ़ोन किया तो सुलेमान ने बताया कि वो कहीं गए हुए हैं। सफदर ने अचानक कहा। वो आजकल एक बदमाश औरत के चक्कर में है। तनवीर ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। जूलिया का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। ये क्या बदतमीज़ी है तनवीर? अगर इल्ज़ाम लगाना ही है तो फिर कम अज़ कम अच्छे अल्फाज तो अपने मुंह से निकाला करो। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने क्या गलत बात की है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बदमाश औरत का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अब गुफ्तगू के आदाब भी सिखाना पड़ेंगे? जूलिया ने पहले से ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए तो मैंने पहले बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। अब सफ्तर ने बात की है तो मैंने भी बात कर दी है। जहाँ तक बदमाश औरत के अल्फाज का ताल्लुक है, तो वो औरत खुद अपने आप को बदमाश कहलवाती है। मैंने कह दिया तो क्या बुरा किया? तनवीर ने जवाब दिया। कोई औरत अपने आप को बदमाश नहीं कहलवा सकती, समझे? जूलिया ने कहा। रास्कल किसे कहते हैं? बदमाश को ही कहते हैं ना। तो वो औरत जिसका नाम रोज़ी है अपने आप को रोज़ी रास्कल कहलवाती है, और वैसे भी वो कोई अच्छी औरत नहीं है। रोज़ क्लब की मालका है, पेशावर कातला भी रही है और मर्दों से लड़ाई भिड़ाई भी करती रहती है। उसका बाप भी पेशावर कातिल था। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में काम करने वाली इस किस्म की औरत तो बदमाश ही हो सकती है। तनवीर ने जवाब दिया। रोज़ी रास्कल, ये कैसा नाम है? तुम्हें इस सब तफसील का कैसे इल्म हो गया? जूलिया ने हैरान होकर कहा। मैंने उस औरत को इमरान के साथ राना हाउस में जाते हुए देखा था। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उसका नाम भी सुना हुआ था और किसी हद तक मैं उसे जानता भी हूँ। मुझे उस इमरान के साथ और ख़ास तौर पर इमरान को राना हाउस जाते देखकर बेहद हैरत हुई। मैंने सुलेमान से फ़ोन पर बात की तो सुलेमान ने बताया कि रोज़ी रास्कल तो फ्लैट पर भी आई थी और उसने नाश्ता भी इमरान के साथ किया था। चुनांचे मैंने खसूसी तौर पर उस रोज़ी रास्कल के बारे में मालूमात हासिल की, और ये वही मालूमात है जो मैंने अभी बताई हैं। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा तो जूलिया के साथ साथ सारे मेंबर्स के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए, जबकि कैप्टन शकील की आंखों में भी हैरत की झलकियां नुमाया थी। जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब अपने तौर पर किसी केस में मसरूफ़ हैं। उस औरत के साथ मुलाकातें भी उस केस के सिलसिले में ही होंगी। सफदर ने जूलिया का चेहरा देखते हुए कहा। वो कैसा केस होगा जिसमें एक बदमाश औरत के साथ राब्ते किए जाएं? ये बात मिस जूलिया अच्छी तरह समझ सकती हैं। तनवीर ने कहा। जाहिर है वो ऐसा मौका कहाँ हाथ से जाने दे सकता था। वेटर, जूलिया ने ऊंची आवाज़ में एक तरफ खड़े हुए वेटर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम।
वेटर ने करीब आकर मौदबाना लहजे में कहा, कार्डलेस फ़ोन ले आओ। जूलिया ने कहा, यस मैडम। वेटर ने उसी तरह मौदबाना लहजे में जवाब दिया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। क्या आप इमरान साहब से बात करना चाहती हैं? सफदर ने कहा, हाँ, और ये ज़रूरी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला आदमी किसी बदमाश औरत से रब्ता रखे। अगर वाकई ऐसा है तो मैं चीफ से बात करूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा और सफदर समेत सब मेंबर्स के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि जूलिया जो कुछ कह रही थी उसकी असलियत वो अच्छी तरह जानते थे कि जूलिया का गुस्सा औरत से ताल्लुकात पर है, लेकिन वो खामोश रहे। थोड़ी देर बाद वेटर कार्डलेस फ़ोन पीस लेकर आया और जूलिया को देकर वो वापस चला गया। इसमें लाउडर है, इसका बटन ऑन कर दे ताकि हम भी इमरान साहब का जवाब सुन सकें। सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाया और लाउडर का बटन ऑन करके उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हकीर फ़कीर पुर तकसीर। राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसने हस्बे आदत अपना तारुफ शुरू कर दिया। बकवास मत करो, ये बताओ कि बदमाश औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? जूलिया ने दरमियान में ही बात काटते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, अगर इनकसारी तुम्हें पसंद नहीं है मोहतरमा, तो फिर अल्लाह इस झूठ पर मुझे माफ़ करे। हकीर फ़कीर ना सही, अमीर कबीर। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवा हो गई थी। फिर वही बकवास। मैं पूछ रही हूँ कि ये रोज़ी रास्कल कौन है और तुमसे उसके क्या राब्ते हैं? जूलिया ने एक बार फिर उसकी बात दरमियान से काटते हुए कहा, चलिए, अगर मेरा तारुफ आपको पसंद नहीं है तो आप अपना तारुफ करा दें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं किस शरीफ खातून से हम कलाम होने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया और सारे मेंबर्स बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई माकूल जवाब नहीं है और तनवीर ने जो कुछ बताया है दुरुस्त है। मैं चीफ से बात करती हूँ, जूलिया ने भुन्नाए हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन ऑफ करके दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिस जूलिया, पब्लिक जगह पर आप चीफ से बात ना करें, सफदर ने कहा तो जूलिया बटन दबाते दबाते रुक गई। फिर उसने एक तवील सांस लिया और फ़ोन ऑफ करके एक तरफ रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हुज़्न मलाल के तासुरात नुमाए थे और बेहद संजीदा नज़र आ रही थी। मिस जूलिया, आप इमरान साहब की तबीयत और फितरत से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इसके बावजूद न जाने क्यों आपको मामूली बातों पर इस कदर रंज पहुंचता है। सफदर ने कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते सफदर, ये दिल के मामलात होते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद सब कुछ महसूस होता है। सालिया ने जवाब दिया तो जूलिया समेत सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। क्या मतलब कि मैंने कोई मुजाहिया बात की है? सालिया ने उन सबको हंसते देखकर परेशान होते हुए कहा, आप सफदर को दिल के मामलात समझा रही हैं मिस सालिया? चौहान ने कहा तो सालिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। ओह, तो ये बात है, मेरे जहन में तो ये बात न थी। सालिया ने हंसते हुए कहा, मिस जूलिया, आपको चीफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि इमरान का ये ताल्लुक इस कदर वाहियात है कि चीफ लाजमन इसका इंतहाई सख्त नोटिस लेगा। अब यहाँ से फ़ोन कर सकती हैं, इसमें आप चीफ का नाम न लें। यहाँ भी हम अलहदा जगह पर हैं। तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, हाँ ठीक है, मुझे बात करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि चीफ के नोटिस में मेंबर्स की ऐसी बातों को ले आऊँ। जूलिया ने एक बार फिर फ़ोन उठाते हुए कहा, लेकिन इमरान तो मेंबर नहीं है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ना हो, लेकिन उसका हमसे ताल्लुक़ तो बहरहाल है। जूलिया ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने तेज़ी से फ़ोन ऑन करके तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, जूलिया बोल रही हूँ बॉस, होटल गार्डन की हाल के एक कोने से। यहाँ सब मेंबर्स मेरी दावत पर इकट्ठे हुए हैं। हम लंच कर रहे थे कि तनवीर ने बताया कि इमरान इन दिनों एक बदमाश औरत के साथ देखा जा रहा है और वो उसे अपने साथ राना हाउस भी ले गया था। उस औरत का नाम रोज़ी रास्कल बताया गया है कि रोज़ क्लब की मालका है और ज़ेरे ज़मीन से उसका गहरा ताल्लुक़ है। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया, मेरा मतलब है कि इमरान के इस बाजारी और बदमाश औरत से ताल्लुकात के असरात दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ सकते हैं। जूलिया ने X2 के जवाब पर कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, इमरान सर्विस का मेंबर नहीं है और वो अपनी निजी ज़िंदगी जिस तरह गुजारता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम्हारी और दूसरे मेंबर्स की इतला के लिए इतना बता दूं कि तुम लोग दावत खाने में मसरूफ़ हो, जबकि इमरान ने उस औरत रोज़ी रास्कल के साथ मिलकर पाकेशिया को इंतहाई खौफनाक हादसे से बचा लिया है। पाकेशिया के सदर को गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त के दौरान हलाक करने की मनसूबाबंदी की गई थी और ये मनसूबाबंदी इस कदर बेदाग थी कि ना ही मेंबर्स को इसकी इतला मिल सकी थी और ना ही मुझे। हत्ता कि इमरान को भी इस बारे में इल्म न था, लेकिन उस औरत रोज़ी रास्कल ने जो टाइगर की साथी है
इंतहाई बेदाग अंदाज में काम करके सदर को बचा लिया। और इमरान को उस वक्त इत्तला मिली जब रोजी रास्कल ने काम मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद उसकी बाकियात से निमटने का काम इमरान ने टाइगर और रोजी रास्कल के साथ मिलकर किया और फिर मुझे इस सारे केस की इत्तला दी। इस लिहाज से देखा जाए तो रोजी रास्कल ने पाकेशिया के लिए कारनामा सर अंजाम दिया है। X2 ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। चूँकि लाउडर का बटन ऑन था इसलिए सारे मेंबर्स X2 का जवाब सुन रहे थे। उन सबके चेहरों पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी के तासुरात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। वेरी बैड, ये तो वाकई शर्मिंदगी की बात है कि पाकेशिया के खिलाफ इस कदर भयानक मनसूबाबंदी हुई और हम फारूक बैठे दावतें खा रहे हैं। सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब। अचानक सदीकी की आवाज़ सुनाई दी और सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ इमरान खड़ा इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर हाल का जायजा ले रहा था जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो कहाँ आ गया है। सफदर ने हाथ ऊंचा करके उसे इशारा किया तो इमरान चौंका और फिर तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ने वाला। वाह वाह, पूरी बारात है माँ हजरत निकाह ख्वां के। वाह किस्मत की खूबी, इसे ही कहते हैं। इमरान ने करीब आकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तुमने मेरी कॉल के जवाब में बकवास क्यों शुरू कर दी थी? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? मैं तो अपना तारुफ करा रहा था। इमरान ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि हम होटल गार्डन में हैं, जबकि मिस जूलिया ने तो ये बात फ़ोन पर ना की थी? सफदर ने कहा। अच्छा, अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दिल को दिल से राह होती है, क्यों मिस सालिहा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अलबत्ता जूलिया का चेहरा जज्बात की शिद्दत से यकलख्त गुलनार सा हो गया। शायद इमरान की इस जुमानी फिक्र ने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया था। इमरान साहब, ये रोजी रास्कल का क्या सिलसिला है? बड़ा अजीब सा नाम है। वैसे मिस जूलिया ने चीफ से बात की थी तो चीफ ने जो जवाब दिया इससे वाकई हमें इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। सिद्दीकी ने कहा। अच्छा, शर्मिंदगी का एहसास हुआ है? मुबारक हो। इसका तो मतलब है कि अभी तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, वरना बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाले के दिल में चर्बी बढ़ जाती है और वो हर किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से आरी हो जाता है। और बावजूद इस बात के आजकल दावतें खाई जा रही हैं। बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब आप हमें ज़्यादा शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो दावतें खाने के बावजूद शर्मिंदा हो रहे हो, तो मेरा क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो, क्योंकि मैं तो दावतें तो एक तरफ, सुलेमान की तरफ से बाइकाट का शिकार हो रहा हूँ और जेब में इतने पैसे नहीं होते कि इस जैसे आला होटल में तो एक तरफ किसी तनूर पर ही जाकर रोटी खा लूँ। और बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि आदमी का पेट भरा हुआ हो तो उसे हर तरफ से दावतों की ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन जो बेचारा भूखा हो उसे खाते हुए लोग भी खाने की सुलह तक नहीं करते। इमरान ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान, वाकई हमसे हमाकत हुई है। जूलिया ने चौंक कर कहा और फिर वेटर को इशारे से बुलाया। क्या खाना पसंद करोगे? जूलिया ने मेन्यू उठाते हुए कहा। खाना? ओ नहीं, इस छोटे से होटल में खाना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। लंच मैंने 5 स्टार होटल में कर लिया था, बस चाय पीऊँगा। इमरान ने कहा तो सारे साथी बेख्तियार हंस पड़े। जूलिया ने वेटर को सबके लिए चाय लाने का कहा। तो फिर क्यों बकवास कर रहे थे? जूलिया ने वेटर के जाते ही गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? क्या इस होटल में खाना खाने वालों के दिल पर न सही दिमाग पर चर्बी बढ़ जाती है कि अब बुजुर्गों के कौल ही उससे बकवास लगते हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आप रोजी रास्कल के बारे में बता रहे थे। सफदर ने बात काटते हुए कहा। अब क्या बताऊं, उसके भी जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं? क्या मतलब? सब ने चौंक कर कहा। टाइगर अकेला बेलगाम फिर रहा था कि कुदरत ने उसे लगाम लगाने का फैसला कर लिया, और तुम्हें मालूम है कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। चुनांचे अब सूरत हाल ये है कि टाइगर लगाम से बचने के लिए जितनी कोशिश करता है, लगाम उतनी ही टाइट होती जा रही है, और उस लगाम का नाम रोजी रास्कल है। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए, लेकिन इमरान के इस फिक्रे का सबसे खुशगवार असर जूलिया पर हुआ। उसका सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा था। ये रोजी रास्कल साहिबा हैं कौन? कभी उनका तारुफ तो कराएं। सफदर ने कहा। एक लड़की है जिसका कहना है कि वो रास्कल है क्योंकि वो पेशेवर कातला रह चुकी है और उसने ना जाने कितने मर्दों की गर्दनें तोड़ दी हैं। वो अपने आप को मार्शल आर्ट की माहिर समझती है और मर्दों से लड़ना और उन्हें शिकस्त देना उसका महबूब मशगला है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। चीफ ने बताया है कि उसने कारनामा सर अंजाम दिया है। कुछ तफसील तो बताएं कि क्या हुआ है? सफदर ने कहा।
उसी लम्हे वेटर चाय लेकर आ गया और इमरान खामोश हो गया। जब चाय के बर्तन रखकर वेटर वापस चला गया तो इमरान ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये रोजी रास्कल तो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब अल्लाह चाहे तो चिड़ियों से बाज मरवा देता है, बस यही काम इस मिशन के साथ भी हुआ। मैं भी मुतमईन होकर बैठ गया कि काफिरिस्तान की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई है। अगर रोजी रास्कल काम न दिखाती तो यकीन करो मुझ समेत सीक्रेट सर्विस को इखलाकन खुदकुशी करनी पड़ जाती। इस लिहाज से तो रोजी रास्कल हमारी मोहसिन है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। उससे मुलाकात तो कराओ, जूलिया ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारा तारुफ किस अंदाज में कराया जाए, इमरान ने कहा। दोस्त कह देना, और क्या कहना है, जूलिया ने कहा। सिर्फ दोस्त बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार शर्मा सी गई, जबकि सब बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े। तुम्हारे लिए ये एजाज क्या कम है कि तुम हमें दोस्त कहो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे लिए तो ये वाकई एजाज है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इमरान ने जवाब दिया और सब उसके इस गहरे और खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़े। तुम रोजी रास्कल को बुलाओ, मुझे तो उससे मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हो गया है, जूलिया ने फ़ोन पीस उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थ्रू प्रॉपर चैनल उसे बुलाया जा सकता है और इस वक्त प्रॉपर चैनल के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपनी घड़ी का विंड बटन खींचा और उसे घुमाकर सुइयों को मखसूस हिंसों पर एडजस्ट करके उसने विंड बटन को बाहर की तरफ खींचा और फिर घड़ी को मुंह से लगाकर टाइगर को बार बार कॉल करने लगा। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम इस वक्त, ओवर, इमरान ने पूछा। अल्फ्रेड क्लब में बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। मैं होटल गार्डन से बोल रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि अपनी रोजी रास्कल को जहाँ भी वो हो लेकर फ़ौरन होटल गार्डन पहुँच जाओ। सारे साथी उस खातून की ज़ियारत करना चाहते हैं जिसने टाइगर को लगाम डाली हुई है, जल्दी पहुँचो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने विंड बटन प्रेस कर दिया और फिर चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। इमरान साहब, जब आपको पहली बार काफिरिस्तान की इस मनसूबाबंदी का इल्म हुआ तो आपने चीफ को इतला नहीं दी थी, कैप्टन शकील ने अचानक पूछा। दी थी इतला, लेकिन वो सारा मिशन फ़ोन कॉलों पर ही ख़त्म हो गया और चीफ ने चेक देने से भी इनकार कर दिया, इसलिए क्या करता, खून के घूंट पी कर रह गया। अब भी फाइनल मिशन की इतला ना देना चाहता था क्योंकि सुपर फयाज बहरहाल चाहे लाख कंजूस से ही, लेकिन तुम्हारे चीफ के मुकाबले उसे हातिम ताई ही कहा जा सकता है। लेकिन चीफ को रिपोर्ट इसलिए देना पड़ी कि काफिरिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मंसूबे की नाकामी पर रोजी रास्कल, टाइगर और मुझ हकीर फ़कीर पुर तकसीर को हर सूरत में ख़त्म करने के लिए अहकामात सादिर कर दिए थे। और उससे हमाकत ये हुई कि उसने ये काम पाकेशिया दारुल हुकूमत में मौजूद अपने उन एजेंटों के ज़िम्मे लगा दिया जो अब तक खुफिया थे और जिनकी वजह से बाज़-औक़ात सीक्रेट सर्विस की सरगर्मियाँ भी लीक आउट हो जाया करती थीं। टाइगर और रोजी रास्कल ने उन एजेंटों के सरबराह पर काबू पा लिया था और चूंकि उस पूरे ग्रोह का खात्मा ज़रूरी था, इसलिए ये मिशन सुपर फयाज के हवाले ना किया जा सकता था, इमरान ने जवाब दिया और सब ने असबात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद हॉल के दरवाजे पर टाइगर नजर आया, जिसके साथ एक नौजवान लड़की थी जिसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी और गले में बाकायदा सुर्ख रंग का रुमाल बांधा हुआ था। वो इस अंदाज में चल रही थी जैसे ही वाकई कोई बड़ा बदमाश चलता है। ये है रोजी रास्कल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो वाकई रास्कल ही लग रही है, जूलिया ने जवाब दिया और इमरान समेत सब साथी बेख्तियार हंस पड़े।